नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन। यूपी की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। लखनऊ के चर्चित गौरी मर्डर केस में सबसे पहले जी संगम की खबर का असर हुआ है। आरी मामले को लेकर खुद मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है। इसके बाद डीजीपी ने आईजी, एसएसपी और जांच अधिकारी के समक्ष समीक्षा बैठक की। इसमें फैसला किया गया कि गौरी मर्डर केस में इकट्ठा किए गए दूसरे सबूतों की फॉरेंसिक जांच होगी। इससे पहले हत्याकांड का खुलासा करके अपनी पीठ थपथपाने वाली लखनऊ पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। पुलिस की थ्योरी पर सवारों की आरी चढ़ी है, जबकि वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि शार्प कट आरी से शव को काटना संभव नहीं है। यहां आपको बता दें कि दो सिपाहियों ने 8 फरवरी को 50 रुपए में वो आरी खरीदी थी। दुकान के कर्मचारियों ने माना था कि पुलिस के खुलासे के दौरान दिखाई गई वही आरी है जिसे सिपाहियों ने उनसे खरीदी। वहीं गौरी हत्याकांड मामले में हमारी खबर का असर हुआ। लखनऊ पुलिस के खुलासे की पोल खुली है। इस आरी से गौरी के शरीर के टुकड़े जिससे किए जाने की बात खुद यूपी के डीजीपी ए.के. जैन ने की। वो आरी आरोपी हिमांशु ने नहीं बल्कि लखनऊ पुलिस के 2 सिपाहियों ने खरीदी थी। इसके लिए दुकानदार को 50 रुपए दिए गए थे। इस बात का खुलासा खुद उस दुकानदार ने किया है। और तभी इसने जो आरी परचेज की है वो उसके शॉपकीपर मिल गए हैं। उन्होंने उसको पहचाना है। उनकी पूरी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस आरी से इस जो विभत्स इसमें घटनाक्रम हुआ है इससे अंजाम दिया गया है। इसी प्रकार की और आरी भी उसकी शॉप पे अवेलेबल। अब हिमांशु प्रजापति कब लेगा ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हाँ जो है सिपाही वहां से इनके जो है एक आरी जो है खरीद के 50 रुपए देकर खरीद कर लेके कर गए। ये जानकारी आरी वो खरीद के ले गए, आरी खरीद के ले गए। तो इसी तरह की कितने में खरीदी थी? 50 रुपए में। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 सिपाहियों ने 50 रुपए में इसी तरह की आरी खरीदी? हमारे भाई की दुकान से पंकज चावला से 50 रुपए की आरी ये खरीद के ले गए थे। वो इस आरी से जिस हालत में ये क्या किसी आदमी का शव काट सकते हैं? नहीं भाई, हमको ज्यादा इसके विशेषज्ञ तो नहीं है, लेकिन इसको ले जाने के बाद जो है कारपेंटर पहले इसमें रेती से धार लगाता है, जो हमने उनसे सुना हुआ है कारपेंटरों से। उसके बाद में रेती से धार लगाने के बाद एक दांत मोड़े जाते हैं। उसके बाद ये लकड़ी काटने के काबिल बनती है। दरअसल गौरी हत्याकांड मामले में जी संगम के खुलासे ने लखनऊ पुलिस के खुलासे की पोल खोली। जिस सारी से गौरी के शरीर के टुकड़े किए जाने की बात खुद यूपी के डीजीपी ए.के. जैन ने की, वो हिमांशु ने नहीं बल्कि सिपाहियों ने खरीदी। इसके लिए 50 रुपए भी दिए गए। लखनऊ में गौरी मर्डर केस में आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर ने वही नया खुलासा किया है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मौके से मिली आरी से शव काटना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि वो खुद पूरे मामले की तफ्तीश कर जांच की रिपोर्ट डीजीपी को सौंपेंगे। इस दौरान आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर गौरी के माता पिता से मिलने पहुंचे। गौरी के पिता का कहना है कि हत्या में और भी लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही, इसलिए जांच ठीक से करे, अपील उन्होंने की। नहीं, हमको अब ये तो नहीं पता कि उनसे चूक हुई है। हमें लग रहा है कि सही मुजरिम तक नहीं पहुंचे अभी बस। क्या एक आदमी क्या अकेले एक आदमी का काम लग रहा है आपको जिस तरह से? नहीं, संभवतः नहीं। और जिस आरी को प्रेजेंट किया गया है ये लग रहा है कि वो आरी हो सकती है? नहीं, उस आरी से कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी वेपन है जो यूज किए गए। आपको बता दें कि लॉ फाइनल ईयर की स्टूडेंट गौरी का शव लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में टुकड़ों में मिला था। अमीनाबाद इलाके में रहने वाली 24 साल की गौरी 1 फरवरी को किसी काम से बाजार गई थी, लेकिन दोबारा घर वापस नहीं लौटी। 8 फरवरी को डीजीपी ए.के. जैन ने गौरी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि गौरी के प्रेमी हिमांशु ने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिमांशु उससे 1 साल पहले से प्यार करता था। गौरी के कुछ निजी फोटोग्राफ सोशल साइट पर डालने से वो नाराज था। इसकी सनक के चलते उसने गौरी की गला दबाकर हत्या की, इसके शव के टुकड़े किए। पुलिस ने लड़के के पास से मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल आरी, मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया था। और इस वक्त खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस ने दनकौर थाने इलाके में दादूपुर की ग्राम प्रधान हरेन नागर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान हत्याकांड मामले में योगेश नाम के शख्स की गिरफ्तारी की है। योगेश ग्राम प्रधान के गांव का निवासी है।
उसी ने इस पूरे मामले की मुखबिरी की थी। सुंदर भाटी सिंहराज भाटी ने जेल में रची थी पूरी हत्या की साजिश। ये पूरी साजिश हत्याकांड की रची गई थी जेल में, और किसने? सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी गैंग ने। इस पूरे हत्याकांड को 5 हमलावरों ने अंजाम दिया था। इस घटना में ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों की हत्या हुई थी। ग्राम प्रधान हत्याकांड में खुलासा, जेल में रची गई थी हत्याकांड की साजिश और योगेश नाम के शख्स की गिरफ्तारी इसीलिए इस मामले में की है। दनकौर थाना इलाके में दादूपुर के ग्राम प्रधान हरीन नागर की हत्या के मामले में ये बड़ा खुलासा, जेल से साजिश रची गई और योगेश नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों की हत्या के मामले में ग्रेटर नोएडा की खबर, बड़ा खुलासा अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। अमित, जेल से रची गई हत्या की साजिश, इसका मतलब ये कि जेल जो है भगवान भरोसे है, वहां कोई भी किसी के मर्डर करने की साजिश रच सकता है। बिल्कुल निहारिका, जिस तरीके से ये खुलासा पुलिस ने किया है, इसमें साफ तौर पर जेल प्रशासन पर सवालिया निशान उठते हैं। सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी और इनके गैंग के कई लोग ऐसे अभी भी हैं जो यहाँ जेल में, लुक्सर जेल में फिलहाल बंद है और वहीं से अपना नेटवर्क चलाते हैं। इस तरीके के सवाल कई बार पहले भी उठे थे। अब जिस तरीके से हरेंद्र नागर की हत्या में खुलासा नोएडा पुलिस ने किया है कि सुंदर भाटी सिंहराज भाटी के साथ साथ उसके अन्य शूटर इस पूरी घटना में शामिल रहे, और जो योगेश नाम का युवक आज पकड़ा गया है, योगेश खुद हरेंद्र नागर जो ग्राम प्रधान है उसी के गांव का रहने वाला है। इसकी भी रंजिश चल रही थी ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर, और इसने सुंदर भाटी और सिंहराज भाटी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। धन्यवाद अमित पूरी जानकारी देने के लिए। अपने दर्शकों को सीधे दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। ये नीतीश के 130 समर्थक कह सकते हैं, विधायक जेडीयू के, जो परेड कर रहे हैं और नीतीश मिलने पहुंचे हैं राष्ट्रपति से। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर अपने दर्शकों को बता दें। हालांकि नीतीश को इस वक्त लालू प्रसाद यादव का साथ है, मुलायम सिंह यादव का साथ है, शरद यादव के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जेडीयू के विधायक या फिर यूं कह सकते हैं नीतीश समर्थकों की दिल्ली की तस्वीर, जो राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर में पहुंचेंगे और मुलाकात करने पहुंचेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से। यहां पॉलिटिकल स्थिति समझने की अगर कोशिश करें तो पटना हाईकोर्ट ने सबसे पहले नीतीश कैसे विधायक दल के नेता चुने गए इस फैसले पर रोक लगाई है। राज्यपाल के विवेक पर पूरा फैसला छोड़ा है। जब तक राज्यपाल नहीं बोलते हैं तब तक ये रोक बरकरार रहेगी, पटना हाईकोर्ट ने बोला है। वहीं दूसरी तरफ तमाम बातों से रूबरू होकर किसी बात से अनजान नहीं नीतीश पहुंचे हैं। अपने विधायकों को उन्होंने ग्रेटर नोएडा के होटल में ठहराया, कहा दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, और ये भी बोला कि बिहार में संवैधानिक संस्था हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनका गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये तमाम सियासी घटनाक्रम के पीछे बहुमत साबित करने की होड़ कि कौन कितना बड़ा नेता है और कौन सीएम फेस बनने लायक है। हालांकि नीतीश ने तमाम चैनल्स को दिए इंटरव्यू में आज माना कि सीएम पद छोड़ना उनकी भूल थी। अब ये जो मार्च थोड़ी देर में होगी और ये जो 130 विधायक शायद हो, कोई विधायक घट भी सकता है, कोई शायद बढ़ भी सकता है, लेकिन जो पूरी संख्या है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बहरहाल ये राजभवन से सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, प्रणब मुखर्जी से मुलाकात होगी, नीतीश कुमार हैं, शरद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और मुलायम सिंह यादव का यहां पर साथ काफी महत्वपूर्ण है। तो तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार में हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश इससे अनजान नहीं है, क्योंकि यूपी में ऐसी खबरें तो बहुत ही छोटी होती है। सियासत में यहां पर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो अब बिहार में हो रहा है। आगे बढ़ते 18 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। बजट से पहले मुख्यमंत्री ने अपना विकास का एजेंडा पेश किया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी की सुविधा को हम बेहतर करेंगे। एसपी सरकार ने नए पुल बनवाए। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रनवे विकसित करना उनके एजेंडे में शामिल है। 2016-17 तक शहरी इलाके को वो 22 घंटे बिजली से पाट देंगे। ग्रामीण इलाकों में कम से कम 16 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। और ये भी उनका कहना है कि केंद्र सरकार थोड़ा पैसा कम दे रही है, सहयोग कम मिल रहा है, लेकिन कोशिश उनकी होगी 2016 तक सारे जो मैनिफेस्टो में किए गए वायदे थे उसको पूरा कर लिया जाए। यहां बता दें 2017 में यूपी इलेक्शंस है और उससे पहले दबाव में सरकार की कैसे अपने किए गए वायदे को पूरा किया जाए। जनरेशन मिस योजना जो बहुत कम नाम आता है, हम सरकार में रह करके भी नहीं प्रचार कर पाए। 2000 से ज्यादा गांव हम लोग उसमें सीसी बना चुके हैं। बड़ी संख्या में गांव जब 2 साल और होंगे उनमें भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इसी तरह एम्बुलेंस 108, 102 बड़ी संख्या में हम लोगों ने चलाया और उसकी उपलब्धि है कि लगातार गांव में भी सुविधा मिल रही, मेडिकल कॉलेज हैं, दवाई उपलब्ध करा रहे हैं
रोजगार के भी अवसर इसी के सहारे निकले हैं। जो 1,72,000 शिक्षा मित्रों को समायोजन का फैसला था उस पर भी काम हो रहा है। 40,000 से ऊपर पुलिस भर्ती का बहुत जल्दी परिणाम आ जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत चीजें जो हैं उसको सुधार कर करके वो भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। दिल्ली की हार से वहीं यूपी बीजेपी में हड़कंप मचा है। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना बीजेपी को भारी पड़ा है। इसके अलावा बीजेपी के सदस्यता अभियान को एक तगड़ा झटका लगा। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता अपनी उपेक्षा से खफा हैं। साथ ही नई ज्वाइनिंग्स को लेकर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो एक तरह की आशंका जता रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है। बीजेपी नेता हालांकि ये सफाई दे रहे कि पार्टी में शामिल हो रहे जो नए लोग हैं उनको टिकट देने का आश्वासन हम नहीं दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज ही बयान है अखबारों में कि जो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के लोग, बौद्धिजीवी लोग और समाज में काम करने वाले लोग जो पार्टी में आ रहे हैं वो इस शर्त पर कि हम टिकट की शर्त पर नहीं, लेकिन जो लोग हमको सपोर्ट देने के लिए आ रहे हैं उनको वो ज्वाइन कराएंगे। बाकी कोई शर्त के साथ किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है कि कोई ज्वाइन करने आ रहा तो उसको हम टिकट ही देंगे। वहीं विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दिल्ली में बीजेपी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उनके 4 बच्चे वाले बयान से नुकसान हुआ है। साथ ही साक्षी महाराज ने कहा है कि हार के लिए पीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराना ठीक है। साथ ही साक्षी महाराज ने आगे से गलती ना दोहराने की भी बात कही है। साक्षी महाराज जब प्रचार करने का ये तो कह रहे हैं साक्षी महाराज ने 4 बच्चे कह दिए तो साक्षी महाराज को ही नहीं, मोदी जी को मैं इसमें जिम्मेदार ठहरा सकता, ना अमित शाह जी को ठहरा सकता, और मैं कौन ठहराने वाला हूँ। हमारा मोदी जी का, अमित शाह का, पूरी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि इस हार पर हम लोग समीक्षा करें, आखिरकार गलती कहाँ हुई, और वो जानकारी अमित शाह जी को भी है, हमें भी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो केवल साक्षी हैं। क्या इसका प्रभाव यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है? मुझे लगता है कतई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि लाभ होने वाला है। इस चुनाव से हमें यूपी में भी लाभ होगा, बंगाल में भी लाभ होगा, असम में होगा, बिहार में होगा, क्योंकि हमने यहाँ जो गलती की है वो गलती हम यूपी, बिहार, बंगाल में नहीं करने वाले हैं। गंगा को बचाने, साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने करोड़ों की योजनाएं चलाई। 2000 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना भी इसमें मौजूद है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा की अविरलता, निर्मलता खतरे में है। गंगा का पानी खारा होता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा के पानी में पीएच की मात्रा सामान्य से ज्यादा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक गंगा के पानी में पीएच की मात्रा 8.69 पाई गई। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से राजघाट के बीच गंगा के पानी में सबसे ज्यादा खारापन होने की बात सामने आई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पीएच की सामान्य मात्रा 6.5 से 8.5 के बीच ही होनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गंगा के पानी को साफ सुथरा रखने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। बीएचयू की गंगा लैब के पूर्व समन्वयक प्रोफेसर यूकी चौधरी के मुताबिक पीएच की मात्रा जिस तेजी से बढ़ रही है उससे गंगा का पानी पीने से पेट, स्किन संबंधी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। 7 मिड स्केल है। 7 के ऊपर पीएच जाने का मतलब होता है कि पानी में क्षार की मात्रा ज्यादा है। 7 से नीचे पीएच का मतलब होता है कि पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा है। अम्लीयता और क्षारीयता मापने का एक पैमाना है पीएच, जिसके अनुसार बनारस में अप स्ट्रीम में पीएच की वैल्यू नॉर्मल है, रेंज में है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जाते जाते पीएच की वैल्यू बढ़ना संकेत करता है कि पानी की क्षारीयता स्टैंडर्ड से ज्यादा है। बड़ी वजह तो मुझे जो लग रहा है गंगा की केवल अल्कलिनिटी की नहीं और विभिन्न जो बीमारियां हैं उसकी मुख्य वजह है जो जितना ही डिस्चार्ज आप निकालते जाएंगे उतना ही इसकी क्वालिटी डिटोरिएट होता चला जाएगा। या दूसरा है यदि आपने किसी इंडस्ट्री ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया तब भी इसका पॉल्यूटेंट लोड बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोनों को मॉनिटरिंग करना आपका जरूरी है। वहीं उन्नाव में गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आलम यह है कि तस्करों को सफेद पोशों का संरक्षण मिला है, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद है। प्रशासन की रोक के बावजूद यहां मछली, कछुओं का अवैध शिकार धड़ल्ले से जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले यहां कछुओं के तस्कर गिरोह के पास दुर्लभ प्रजाति के सैकड़ों कछुए मिले। अधिकारी तस्करों के खिलाफ वही कार्रवाई को अपनी जारी रखने का दावा कर रहे हैं।
अभी रिसेंटली उन्होंने उनके निर्देशों पे हम लोगों ने छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसमें कुछ स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जैसे गंगा घाट हो गया, बालू घाट हुआ, आपका गोताखोर गांव है और फिर चंपापुरवा है। हम पहले एरियाज को चिन्हित कर रहे हैं। अभी हफ्ते भर में हम लोग बीघापुर और सफीपुर इन एरियाज में स्थानों का चिन्हीकरण कर लेंगे और फिर समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई अपने विभागीय कर्मचारियों और प्लस जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से उसको। ये हमारे गंगा सफाई अभियान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो ऐसे में इसको वन विभाग के एक्सपर्ट को बुलवाया जा रहा है, उनको दे दिया जाएगा और ये इसको गंगा सफाई अभियान में इसका पुनः गंगा जी में डाल दिया जाएगा, तो ये हमारे सफाई अभियान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। देश भर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच देश भर में स्वाइन फ्लू से 216 लोगों की मौत की खबरें। पीटीआई के हवाले से अब अपने दर्शकों को यह आंकड़ा बता रहे 216 लोगों की मौत हुई है इसी साल 2014-15 की अगर बात करें। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में वहीं एक निजी स्कूल में 2 छात्रों को स्वाइन फ्लू होने का मामला सामने आया है। 2 अन्य छात्रों के स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने की आशंका है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक 2 छात्रों का H1N1 वायरस टेस्ट पॉजिटिव है। इनमें से एक छात्र 9वीं जबकि दूसरी छात्रा दूसरी क्लास में पढ़ता है। एहतियातन स्कूल की 2 दिन की छुट्टी है। वहीं गाजियाबाद के सीएमओ ने स्कूल के एक छात्र को स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि की है। सीएमओ के मुताबिक ये केस सामने आने के बाद सभी स्कूलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आगरा में भी 6 लोगों के स्वाइन फ्लू की पुष्टि है। 10 संदिग्ध मरीजों के सैंपल वहीं दिल्ली भेजे गए हैं। इनमें 6 केस पॉजिटिव हैं। हैरानी की बात यह कि इतनी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए अस्पताल में कोई इंतजाम नहीं है, जिससे मरीज ईमानदार दोनों परेशान हैं। नहीं, इसमें कोई जागरूकता नहीं है। न सरकार इसका ध्यान दे रही है, न स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है और न ही इसमें कोई सुविधा ऐसी दी जा रही है या जनता को बताया नहीं जा रहा है कि इसका ये निवारण है या इसकी सावधानी ये है। लेकिन इसमें हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो या इमरजेंसी हो या मेडिसिन विभाग हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो स्वाइन फ्लू से निपटा जाए। नहीं, मैं जो देख रहा हूँ ऐसा कोई जागरूकता मेरे को दिखाई नहीं देता है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव आए हैं ऐसे मामले, इसके बारे में उसके आगे मेरे को कोई वो नहीं दिखता है कि उसके आगरा की जो स्वास्थ्य विभाग है उसका कोई जागरूक है वो।